हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो आज लेक्चर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि लायोफोबिक कोलाइड्स और लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल कि जो लायोफिलिक सोल है ना, उनको तो हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बट लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमने कहा था कि उनको प्रिपेयर करने के कुछ अलग से स्पेशल तरीके होते हैं। तो लायोफोबिक सोल को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे वो हम कुछ मेथड से अभी पढ़ते हैं। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स को तो बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, पानी में स्टार्च मिलाया, ठीक है, गम मिलाया, जेलेटिन मिलाया तो लायोफिलिक कोलाइड तैयार। बट लायोफोबिक, फोबिक समझ रहे हो ना, लायोफोबिक, फोबिक मींस डर। ठीक है, जिनमें इंटरेक्शन अच्छे से ना हो। ठीक है, जैसे किसी मेटल का सोल हो हमारे पास, अभी हम पढ़ेंगे सारे। तो जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास है वो है डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो देखो, डिसइंटीग्रेशन वर्ड से आप लोग समझ रहे होंगे, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज होगी और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसके अंदर जो पहला हमारे पास है वो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या है, हमारे पास एक कोलाइड मिल होती है। ठीक है, मींस एक अपरेटस है, ये जो आपको दिख रहा है, अभी एक फोटो भी दिखा देते हैं। ठीक, उस प्रकार का एक अपरेटस होता है। तो देखो, आप लोग फोटो में देख सकते हो ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसको हम, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, जो अपरेटस, इसको हम बोलते हैं कोलाइड मिल। ठीक है, या बाल मिल भी बोलते हैं। इसमें अब देखो, ये दो इसमें प्लेट होती हैं। ठीक है, इनको हमने स्टील डिस्क बोला, एक डिस्क ये, दूसरी डिस्क ये। अब ये क्या करती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अब क्या होगा, हम ऊपर से इसमें क्या डालेंगे, अपना सस्पेंशन डालेंगे। ठीक है, मींस इसमें हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम डालेंगे। उसके बाद अब ये जब यहाँ पे आएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो हमने डिस्पर्स्ड फेज डाला है ना, जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा था, वो टूट के पिस के उसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। और कोलाइडल रेंज हमें पता है कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो जब हम इस सस्पेंशन को इस कोलाइडल मिल के अंदर डालेंगे तो जो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ये डिस्क, तो जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल रेंज के अंदर ले आएगी। ठीक है, तो इससे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा क्या, लायोफोबिक कोलाइड। बस, जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसका एक दूसरा नाम और जिसको हम ब्रिज मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम ब्रिज आर्क मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या पूछेंगे, ये स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है कि इस इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम गोल्ड सोल, सिल्वर सोल्ट और प्लेटिनियम सोल के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे क्या किया जाता है, ये इस प्रकार से एक अपरेटस होता है हमारे पास। इसके अंदर ये टब है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्पर्सन मीडियम डाल लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया। ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे हमने क्या डाल दी, आइस डाल दी। अब क्या करेंगे, ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, किसी भी मेटल के, जिस भी मेटल का हमने लायोफोबिक सोल बनाना है उसके हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे। ठीक है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया अपोजिट से। अब क्या होगा, जब हम इन दोनों को टच करेंगे आपस में तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होने से यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी कि वो हीट इस मेटल को क्या कर देगी, वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में टच करवाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होने से इतनी सारी हीट बाहर निकलेगी कि वो इस मेटल को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद अब देखो, बाहर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे इस टब के बाहर क्या है, आइस। ये जो आइस है उन वेपर्स को वापिस से क्या कर देगी, कंडेंस कर देगी, मीन्स कंडेंसेशन कर देगी। और जब कंडेंस करेगी मीन्स गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट, और जो गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करेगी ना, अब उनका जो साइज होगा ना वो किस रेंज का होगा, कोलाइडल रेंज का। इट मींस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। ठीक है, तो जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो साइज आ गया और इसके अंदर यहाँ पे डिस्पर्स्ड हो गई, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, हमारे कोलाइडल सोल की। और किस प्रकार का है, लायोफोबिक। ठीक है, तो इससे हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रिज आर्क मेथड से कौन से मेटल्स के सोल बना सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इस प्रकार के मेटल्स। ओके, अब हम अगला पढ़ते हैं नंबर 3, वो हमारे पास पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है,
अब देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन बिल्कुल आसान सा है। पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेश प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे पास एक फ्रेश पीपीटी होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट पीपीटी समझते हो, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कोलाइडल पार्टिकल्स में। बस आसान सी बात। अच्छा करेंगे कैसे, बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्सन मीडियम। इसको शेकिंग करेंगे, ठीक है, बड़े तरीके से हिलाएंगे, किसके साथ, डिस्पर्सन मीडियम के साथ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, और क्या डालेंगे उसमें, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या करना है, हमारे पास एक फ्रेशली प्रिसिपिटेट है, ठीक है, उसके अंदर एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के साथ शेक करेंगे, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, हमारे पास तैयार हो जाएगा एक कोलाइडल सोल। और इस मेथड को नाम क्या देंगे हम, पेप्टाइजेशन। जैसे किस प्रकार से, मेरे पास एक फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ठीक है, जैसे कि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट हैं, ये मेरे पास एक फ्रेश पीपीटी है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो जो पीपीटी होते हैं आप लोगों को पता है वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड है तो नीचे आराम से जमा रहेगा, ठीक है, बिकर के अंदर है तो नीचे की तरफ एक जगह क्या पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना है। अब सोल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके अंदर एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट तो पता है हमें, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में टूटते हैं, ठीक है। स्टेबल का मतलब ये है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें उस इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन इसके साथ क्या हो, कॉमन हो, समझ रहे हो। इट मींस यदि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा जिसके अंदर या तो Fe मिले, Fe+3, या मेरे को क्या मिले, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर यदि जैसे कि डाल दिया क्या, FeCl3। यदि मैं इसमें फेरिक क्लोराइड डालता हूं तो यहां पे बताओ कॉमन आयन कौन सा है, यहां पे कौन है, Fe+3, और यहां पे भी कौन है, Fe+3। तो ये जो Fe+3 है ना, यहां पे क्या प्रिंसिपल काम करता है, जो कॉमन आयन होता है ना वो इस प्रिसिपिटेट के सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब। और हम यही तो पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस के ऊपर जाके चिपकना। तो जो कॉमन आयन होता है ना वो इसके सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो ये जो पीपीटी है, ठीक, इट मींस ये एक ही थोड़ी है, यहाँ पे काफी सारे पड़े हुए चाहिए, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सारे एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, जब ये Fe+3 यहां से इसके सरफेस के ऊपर जाके चिपकेगा, तो देखो इसके सरफेस पे भी चिपकेगा, इस प्रिसिपिटेट के सरफेस पे भी चिपकेगा, यहाँ पे भी चिपकेगा, यहाँ पे भी चिपकेगा। जब इन सभी के सरफेस के ऊपर चिपकेगा तो एक बात बताना, इन सभी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्यों बताओ कैसा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सब जगह जाके क्या क्या चिपकेगा, Fe+3। फिर एक बात बताओ आप, यदि इन सभी प्रिसिपिटेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव आयन जाके चिपका है। यदि नेगेटिव आयन कॉमन होता तो नेगेटिव जाके चिपक जाता, ठीक है। अब क्या ये सारे एक साथ नीचे रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, क्यों, क्योंकि यदि सेम चार्ज है तो सेम चार्ज तो हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। अब क्या होगा, जब इन सभी में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये यहां से उठेंगे, ठीक, आपस में टकराएंगे, कंटेनर के साथ टकराएंगे, और टक्कर वक्कर मार के, और इनका जो साइज है वो किस रेंज का आ जाएगा, कोलाइडल रेंज का, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतनी दूर जाना चाहेंगे जहां पे इनमें रिपल्सन क्या हो, कम से कम। तो ये जो हमारे जो प्रिसिपिटेट जो नीचे गिरे हुए थे, हमने उसमें क्या किया, एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, और जो कॉमन आयन था वो इसके सरफेस के ऊपर जाके क्या होगा, एडजॉर्ब, और उसके बाद एडजॉर्ब होने के बाद इनमें क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन से ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से उसके अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, एक कोलाइडल सोल। तो पेप्टाइजेशन समझ गए सारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन आयन होता है वो जाके क्या हो जाता है, सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन क्या है, ये प्रिसिपिटेट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमने एक कोलाइडल सोल में। तो ये डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ओके, चलिए आगे हमारे पास दूसरा टाइप कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। पहला क्या था, डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब था तोड़ना, और कंडेंसेशन या एग्रीगेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, ठीक है। तो तोड़ते तो कहां पे हैं, जब बड़ा साइज था तो छोटा छोटा किया, और अब एग्रीगेशन मतलब कि छोटा छोटा है तो अब छोटे छोटे को मिला के क्या करेंगे, इतना बड़ा साइज कि वो किसकी रेंज का हो जाए, कोलाइडल
रेंज का। ओके, तो कंडेंसेशन और एग्रीगेशन के अंदर हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो कई बार पूछे गए हैं, इनको आप लोगों ने एज इट इज याद करना है, यूं का यूं, ठीक है। कि आपसे पूछेंगे कि बताओ गोल्ड सोल्ट को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तो ये रिएक्शन याद करनी है कि हमने क्या लिया, AuCl3, उसकी रिएक्शन करवाई SnCl2 के साथ और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, गोल्ड सोल्ट, ठीक है। आपसे पूछेंगे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो हम लेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2S के साथ, हमें क्या मिलेगा, AH2S3। ओके, आपसे पूछेंगे सल्फर सोल्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो हम लेंगे H2S की रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ, हमें क्या मिलेगा, सल्फर सोल्ट। ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट हमें कैसे मिलेगा, हम फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, हमें क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। ओके, तो इन रिएक्शंस को आप एंट्रीज याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछी जाते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। या तो आपको इस प्रकार लिख के दे देंगे रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ, या आपसे पूछेंगे गोल्ड सोल्ट कैसे तैयार करेंगे, आर्सेनिक सल्फाइड किस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास एक डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, देखो H2 है ना, तो सल्फर पे यहाँ पे कितना, -2, यहाँ पे कितना, 0। गोल्ड पे एक क्लोरीन पे -1, तो गोल्ड पे कितना, यहाँ पे +3, और यहाँ पे गोल्ड पे कितना, 0। जो नेगेटिव स्टेट में होते हैं उनपे 0, तो +3 से 0 रिडक्शन हो गया, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया, और वाटर के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और ये हमारे पास है डबल डीकम्पोजिशन। ओके, इनको आप लोग एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट्स, ठीक है। कि जो देखो हमने सोल्ट तो बना लिया, सोल बनाने आ गया हमारे को। अब क्या किया हमने, जब सोल बनाया था तो उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होता कि गलती से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट उसमें चला गया, ठीक है। तो यदि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट गया तो वो भी हमारे लिए क्या है, गलत चीज है, खराब है। वो क्या करेगा, कोलाइडल सोल को वापस से प्रिसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। ये बात हम पढ़ेंगे बाद में। तो यदि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट गया तो वो हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट में जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ना, उसको बाहर निकालना है। तो इट मीन इम्प्योरिटी को बाहर निकालना, बस इट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। और वहां पर इम्प्योरिटी क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड किया है कि जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर निकालेंगे, बस उसी को हमने क्या बोला है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, डायलाइसिस, ठीक है। तो डायलाइसिस क्या होता है, अब वो जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, उस इम्प्योरिटी को हमने नाम दिया है क्या है, क्रिस्टलॉइड्स। और हमारे पास कोलाइडल सोल्ट में क्या प्रेजेंट है, कोलाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको तो हमने डिनोट किया है ब्लैक से, और जो इम्प्योरिटीज है जिसको हमने क्या बोला, क्रिस्टलॉइड्स, उसको डिनोट किया हमने रेड से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो डायलाइसिस में कैसे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ ए क्रिस्टलॉइड्स, कि जो क्रिस्टलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटी हैं, उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, किससे, कोलाइड से, ठीक है। कैसे, बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सर। वो जो मिक्सर है जिसमें ये दोनों चीज प्रेजेंट है, उनको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, सेपरेट आउट। और कौन से मेथड से, डिफ्यूजन से। और किस प्रकार से, थ्रू ए पर्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन, मींस एसपीएम के द्वारा। अब क्या क्या देखो फिगर से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक एसपीएम है, ठीक है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन लगा लो, या एनिमल मेम्ब्रेन या सेल फोन, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर एक हमने इसको एक बैग टाइप में बना लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल लिया, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन। अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है और क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट है, मींस इम्प्योरिटी। अब आप एक बात बताओ, इस मेम्ब्रेन से ये जो एसपीएम है, क्या इससे ये जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, करो याद, अभी पढ़ा है ना, नहीं आ सकते। डिफरेंस पढ़ा देना कि कोलाइडल पार्टिकल से एसपीएम में से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा। इनका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। लेकिन जो क्रिस्टलॉइड्स हैं ये क्या चले जाएंगे बाहर। बाहर हमने इसमें क्या डाल रखा है, डिस्टिल्ड वाटर। अब क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें बताइए कैसे होती है डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है? अंदर, और लो बाहर, तो बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब क्या होगा, इस मेम्ब्रेन से ये जो क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स हैं ये क्या आ जाएंगे? बाहर की तरफ। क्या आ जाएंगे? बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ आ जाएंगे तो अंदर अंदर केवल कौन बचेंगे? कोलाइड्स। और जब अंदर केवल कोलाइड्स बचेंगे तो हमारा सोल क्या हो गया? प्योरीफाई। ओके, ठीक है, ज्यादा होंगे, इस वाटर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, फिर ऊपर से फिर वाटर डाल लेंगे, फिर ये और जो बच गए वो और बाहर आ जाएंगे। आसान सी बात है। ठीक है, तो डायलाइसिस में क्या होता है कि जो क्रिस्टलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करते हैं किससे? कोलाइड से। प्रोसेस कौन सी? डिफ्यूजन। किसकी हेल्प के द्वारा? एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा या परचमेंट पेपर। इट मींस ये क्या है? एसपीएम। ओके, और डायलाइसिस का एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है, कि ब्लड को प्यूरिफाई करने में। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। वहां पे भी डायलाइसिस का यूज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारे पास जल्दी से देख लेते हैं ये तो कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो देखो हमें पढ़ रखा है हेट्रोजीनियस, कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, मींस अलग अलग फेज होते हैं। इसमें दो फेज है, एक है डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्सिव फेज। दूसरा क्या? स्टेबिलिटी, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टेबल तो होंगे, समझ रहे हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन वो क्या होते हैं? स्टेबल भी होते हैं। हम स्टेबल क्यों होते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। तीसरा क्या है? फिल्ट्रेबिलिटी। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन में से पास से नहीं होते। ठीक है, चौथा हमारे पास विजिबिलिटी एंड कलर। तो देखो ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, उनको हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ना ही हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, बात करें कलर की, तो जो कलर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर क्या दिखेगा? अलग अलग। और जो कलर है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज पे भी डिपेंड करता है। यदि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है तो कलर भी हमें सॉल्यूशन का क्या दिखाई देगा? अलग अलग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं बताओ? फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे जब हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास हाई है तो इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे? कम। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी? कम। ये सारा सिस्टम याद है ना, सॉल्यूशन में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो हमारे कोलाइडल है उनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। मॉलिक्यूलर मास हाई तो नंबर ऑफ मोल्स कम। नंबर ऑफ मोल्स कम मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो मेजरेबल, जब हम मास मेजर करते हैं तो जो एक्यूरेट जो मेजर होता है वो हम कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन करने के लिए हम कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो कौन सी यूज करते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इससे हमें बढ़िया वैल्यू दिखाई देती है ओरो की वजह। ठीक है, तो इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं यहाँ पे? यूज। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट आप लोगों ने सुन रखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है कि ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? इट इज द कंटिन्यूस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सोल। इट इज कॉल्ड ए ब्रोनियन मूवमेंट। मीन्स आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ब्रोनियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पोलन ग्रेन्स को डाला था वाटर के अंदर, उसने उसके ऊपर स्टडी की थी कि वो किस प्रकार से जिग-जैग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न आता है कि जो कोलाइडल सोल है ना उनकी स्टेबिलिटी का क्या रीजन है? तो कोलाइडल सोल की जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो क्या है? ब्रोनियन मूवमेंट। तो एक रीजन तो ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, इट मींस ये क्या करता रहता है? इसी कोलाइडल पार्टिकल को जो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है उसके पार्टिकल्स इसके टक्कर मारेंगे तो ये कभी यहां जाएगा। अब जो दूसरे पार्टिकल है डिस्पर्सन मीडियम के वो फिर टक्कर मारेंगे, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। इट मींस कोई फिक्स पाथ नहीं। जिगजैग का मतलब होता है कि कोई फिक्स पाथ ना होना, कि कहीं पे भी कैसे भी। इसको हम क्या बोलते हैं? हम ब्रोनियन मूवमेंट।
तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे हमारे एक डार्क रूम के अंदर यदि कहीं से रोशनी आ रही है, सूरज की कोई किरण आ रही है, तो उसमें हम देखते हैं डस्ट के पार्टिकल उड़ते रहते हैं, समझ रहे हो। और वो डस्ट के पार्टिकल क्या है, कभी यहाँ गए, कभी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। वो पार्टिकल्स क्या है, एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या लगाते हैं, टक्कर लगाते हैं। जो एयर के पार्टिकल्स वो टक्कर मारते हैं, फिर डस्ट का पार्टिकल ऊपर, फिर ऊपर गया तो फिर दूसरे एयर के पार्टिकल टक्कर मारते हैं, फिर नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, इस प्रकार से। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनको टक्कर मारते हैं कौन, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स। तो ये कभी यहाँ कभी वहां इस प्रकार से क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट। और जो कोलाइडल सोल की स्टेबिलिटी का एक मेन रीजन है वो भी क्या है, हमारा ब्रोनियन मूवमेंट। क्यों, यदि वो टक्कर नहीं मारेंगे, ठीक है, तो हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कहां बैठ जाएंगे, नीचे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। और जब नीचे एक जगह बैठ गए तो फिर हमारा कोलाइडल सोल कहां से बचा, समझ लो। कोलाइडल सोल तो तभी होगा जब ये पार्टिकल्स पूरे के पूरे उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होंगे, समझे। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि कोलाइडल सोल स्टेबल होते हैं किस वजह से, तो हम ये लिख सकते हैं किस वजह से, ड्यू टू ब्रोनियन मूवमेंट। ओके, अगला टॉपिक हमारे पास टिंडल इफेक्ट। देखो इस यूनिट के अंदर थ्योरी ज्यादा है, ठीक है, सारी थ्योरेटिकल ही है, तो आसान सी यूनिट है। वैसे डेफिनेशन आते हैं डायरेक्ट की, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, या जो हम पहले पढ़ चुके या जो और आगे आएंगे, ठीक है, व्हाट इज कोगुलेशन, व्हाट इज गोल्ड नंबर, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो थ्योरी है, आसान से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आते, तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको समझ के याद कर लेंगे। अगला टिंडल इफेक्ट, देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सोल, ठीक है। देखो हमारे पास है जैसे दो ग्लास हैं, एक मेरे पास है ये ग्लास, एक है ग्लास ही, इसके अंदर मैंने ट्रू सॉल्यूशन डाल रखा है। ट्रू सॉल्यूशन हमें पता ही है, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। उसमें से लाइट, ये भी हम पढ़ चुके, उसमें जब हम लाइट को पास करेंगे तो क्या लाइट का पाथ विजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से यदि हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है। हम इस फोटो के हेल्प से भी देख सकते हैं। देखो ये जो फोटो है इसके अंदर जो पहले वाला गिलास है ये तो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, इसमें पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा है उसमें पाथ विजिबल हमें है, पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो उससे पहले देखो ये कुछ एक फोटो और देखो आप, देखो ये जो पहली फोटो है, ठीक है, दिख रहा है कुछ लाइट, आपको जो लाइट का पाथ है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा दूसरे में देखो, है ना, क्लाउड्स में से लाइट का पाथ दे रहे, दिखाई दे रहे ना। अच्छा चलो एक और देखो, ये देखो इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, है ना। जंगल में आप लोग, जंगल है ना, चलो जो भी आप घूमने गए और वहां पे देखो पेड़ों के पीछे कैसे लाइट का पाथ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइट का पाथ क्या, आप वही बात है, फिर वापस रूम में हम हैं और यदि कहीं से एक सूरज की किरण आ रही तो वो भी हमें उसका भी पाथ दिखाई देता है ना। तो उसी प्रकार से तो ये जो हमें लाइट का पाथ विजिबल से होता है, या हम शाम को जा रहे हैं बाइक के ऊपर, ठीक है, तो आप लोगों ने रात को यदि हमारी बाइक की लाइट ऑन है तो उसका भी हमें पाथ दिखाई देता है कि किस प्रकार से लाइट फैल के जा रही है। तो ये जो लाइट का जो पाथ विजिबल होता है ना, ये किसके द्वारा होता है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा होता है। यदि हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो जो सब कुछ है कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से ही है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, एक टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोल दिया। तो इसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स ने ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। यदि देखो लाइट एक ही डायरेक्शन में चलती ना सीधी, तो फिर हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर गिरती है और कोलाइडल पार्टिकल्स उसको चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, स्कैटर। उस स्कैटरिंग के कारण फिर हमें सब कुछ क्या होता है, विजिबल। यदि लाइट डायरेक्ट जाती तो फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मींस चारों तरफ फैला देते हैं, उस वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल आसान सी, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जैसे हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर जब हम लाइट को पास करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, जहां से लाइट जा रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हम माइक्रोस्कोप रखेंगे, ठीक है, हम माइक्रोस्कोप रखेंगे और माइक्रोस्कोप में से जब हम देखेंगे ना तो हमें एक स्टार बना हुआ दिखाई देगा। वो स्टार क्यों, क्योंकि जो लाइट जा रही है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या करेगी, टक्कर मारेगी, और कोलाइडल पार्टिकल्स उस लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, और स्कैटर करने से हमें यहाँ पे कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा स्टार की तरह, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप से हम इस पार्टिकल को नहीं देख सकते,
पार्टिकल को तो हम कोलर पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते, हाँ, बट हमें यहाँ पे एक चमक सी दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्टार सा बना हुआ दिखाई देगा। इससे हमें ये पता लगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका नेचर कैसा है, हेट्रोजीनियस, समझ रहे हो। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। यही हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट। समझ गए, आसान सा है, इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे। ओके, ये देखो हमारे पास कुछ कॉमन सोल्स हैं, ठीक है, कि किस सोल के ऊपर किस प्रकार का चार्ज होता है। और यहाँ पे हमने जो डिस्पर्सन मीडियम रखा है वो रखा है वाटर, ठीक है। वाटर को डिस्पर्सन मीडियम मानते हुए हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा सोल किस प्रकार का चार्ज सोल होता है, ठीक है। देखो एक बात आप लोग याद रखेंगे, जिस के ऊपर जो चार्ज जाएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार का सोल बनेगा। मीन्स जिस सरफेस के ऊपर जोन सा चार्ज जाके चिपकेगा, यदि पॉजिटिव आइन जाके चिपक रहा है तो पॉजिटिव सोल बनेगा, नेगेटिव आइन जाके चिपका तो नेगेटिव सोल, ठीक है। तो हम इन सोल को बोल रहे हैं पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, लेकिन जो बट ओवरऑल जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। ये तो हमें पता है, हर एक चीज न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, हम ये बोल रहे हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज है, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं आगे, फिर और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जो ओवरऑल है वो तो नेगेटिव, वो तो क्या होगा, न्यूट्रल। बट नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है, जैसे कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का पढ़ा था, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर जाके कौन सा आयन चिपका था, बताना, Fe+3। सोल किस प्रकार का था, वो पॉजिटिव सोल। अब उसके बाद आप लोग एक बात बताओ, उसमें हमने फेरिक क्लोराइड डाला था ना, इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके सॉल्यूशन में Cl- भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ओवरऑल है ना वो तो क्या है, न्यूट्रल। बट वो जो उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होता है, बट कोलाइडल पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है उस आधार पे हम पढ़ते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज जो सोल्स होते हैं उनमें आप लोग ये आप लोगों को याद ही करना डायरेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे कि जो मेटलिक पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये हमारे नेगेटिव चार्ज सोल हैं। मेटल सल्फाइड्स, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, स्टार्च, गम, जेलेटिन, चारकोल, कैसे सोल है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद एसिडिक डाइज, कोंगोराइड और इओसिन सोल, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेंगे इनको। पॉजिटिव चार्ज में कौन से आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैसे सोल है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड आते हैं, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर ऑक्सीजन में, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जैसे, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद ऑक्साइड्स इस प्रकार के, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड है, Ti2। हमारे पास ये क्या है, हेमोग्लोबिन, कैसा सोल है, पॉजिटिव सोल। उसके बाद बेसिक डाइज, यहाँ पे तो थी एसिडिक डाइज, नेगेटिव सोल, बेसिक डाइज पॉजिटिव सोल, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, एक है पर्सियन ब्लू यहाँ पे, ठीक है। तो इस टेबल को आप एज इट इज याद कर लेंगे। ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स की, जो अब हम पढ़ रहे थे ना कि पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, इट मींस इनके ऊपर चार्ज कैसे आया, ठीक है, क्या कहां से आया। तो यहाँ पे 2-3 थ्योरीज है, बट उनमें जो सबसे जो ज्यादा मानी गई है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट है, वो हमारे पास है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। ये हम पढ़ भी चुके एक बार उसमें, इसमें पेप्टाइजेशन में, कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन की एडजॉर्ब होगा एक वो आयन जो क्या करेगा, पहले प्रीफर मींस जो कॉमन आयन होगा वो सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। जैसे कि मैं यूं कहूं, मेरे पास Ki का सॉल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास Ki का सॉल्यूशन इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया क्या, AgNO3। तो यदि मेरे पास Ki का सॉल्यूशन है, मींस ये मेरे पास Ki क्या है, एक्सेस मात्रा में, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक्सेस में। जब मैं Ki के अंदर AgNO3 को डालूंगा तो क्या रिएक्शन होगी, तो AgI क्या बनेगा, AgI का क्या बनेगा, कि प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब इस AgI का जो प्रिसिपिटेट बना, और यहाँ पे हमारे पास Ki क्या था, एक्सेस में, इट मींस अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो I नेगेटिव और एक क्या है, NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है। एक तो क्या है एक्सेस में I नेगेटिव, और क्या है NO3 नेगेटिव, और क्या है K पॉजिटिव, ये तीनों है। लेकिन इस AgI के ऊपर, इस AgI के ऊपर जाके कौन चिपकेगा, कॉमन आइन, और कॉमन आइन कौन है, I, कौन है, I। तो I इसके सरफेस के ऊपर जाके क्या होगा, चिपकेगा, और AgI के ऊपर जब जाके चिपकेगा तो किस प्रकार का सोल की फॉर्मेशन होगी, नेगेटिव सोल, समझे। अब यदि मैं यूं कहूं कि मेरे पास AgNO3 था,
और उसके अंदर मैंने Ki को डाला, तो इस बार जो मेरे पास एक्सेस में है वो कौन है, AgNO3। फॉर्मेशन किसकी होगी, वापिस से AgI की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट इस बार जो आइन है कॉमन वो कौन सा है, इस बार एक्सेस में कौन है मेरे पास, Ag क्या है एक्सेस में, तो अब इस AgI के ऊपर जाके कौन चिपकेगा, Ag पॉजिटिव। कौन चिपकेगा, कौन एब्जॉर्ब होगा, Ag पॉजिटिव। और इस AgI के ऊपर जब Ag पॉजिटिव जाके चिपकेगा तो किस प्रकार के सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव सोल्ट की। समझे, तो यदि मेरे पास AgI का एक प्रिसिपिटेट है और उसमें मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, जिसमें एक आयन क्या था, कॉमन, तो वो जो कॉमन आयन है वो जाके उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। सिंपल सी बात ये है, समझ गए। तो यहाँ पे AgI के अंदर क्या था, Ki। तो आप लोग इसको यूं भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास AgI था, ठीक, और यहाँ पे क्या था, ये Ki। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा था, I नेगेटिव जाके चिपक गया, K पॉजिटिव वहां पे है सॉल्यूशन में, और NO3 नेगेटिव अलग से पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे AgNO3 था, ये AgI था, इसमें मैंने क्या डाल दिया, AgNO3। यदि मैं इसके अंदर AgNO3 डालूंगा तो बताओ कौन सा आयन कॉमन है, Ag, तो जाके कौन चिपक गया, Ag। कैसा, 16 पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम एक कौन से इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि यदि मैंने AgI के अंदर Ki को मिलाया, ठीक है, तो AgI और इसके सरफेस के ऊपर कौन जाके चिपक जाएगा, बताना, I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव। किस प्रकार का सोल आया, नेगेटिव सोल। और यदि मैं AgI की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, AgNO3 के साथ, अब कॉमन आयन कौन है, सिल्वर, तो इसके सरफेस के ऊपर जाके कौन चिपकेगा, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। किस प्रकार का सोल आएगा, पॉजिटिव सोल। समझे, तो जो कॉमन आयन होता है वो सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, और सरफेस के ऊपर जाके चिपक गया तो फिर सोल भी कैसा होता है, जिस प्रकार का आयन सरफेस के ऊपर जाके चिपका है। समझ गए। तो यदि आपसे कोई यूं पूछे कि मेरे पास AgI के अंदर मैंने यदि Ki को डाला तो किस प्रकार का सोल आएगा, और यदि AgNO3 को डालूंगा तो किस प्रकार का सोल आएगा, कर देंगे, ठीक है। अब यहां से एक बात और आती है, ठीक है, एक वर्ड है जेटा पोटेंशियल, ठीक है। जेटा पोटेंशियल क्या होता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जेटा पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। जेटा पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। जेटा पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब देखो ये जो जेटा पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है, यह क्या होता है, मेरे पास क्या था, AgI, ठीक है। AgI के सरफेस के ऊपर यदि मैं Ki मिलाऊंगा तो कौन एब्जॉर्ब होगा जाके, कॉमन आयन I नेगेटिव, ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे K भी प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, K पॉजिटिव फॉर्म में, ओके। इस प्रकार से यदि मैं AgI के अंदर AgNO3 डालूंगा तो कॉमन आयन कौन, Ag, जाके एब्जॉर्ब हो गया, और साथ में कौन है, नाइट्रेट भी है, NO3 नेगेटिव, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो दो लेयर आती हैं, ये तो इसके सरफेस पे क्या होगी, बिल्कुल एब्जॉर्ब भी I नेगेटिव, ये इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर, इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड लेयर। और ये जो दूसरा काउंटर आयन है भाई होगा तो उसी में K पॉजिटिव, Ki तो डाला था तो I नेगेटिव सरफेस पे जाके चिपक गया, और K पॉजिटिव वहीं पे घूम रहा है अपना, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो ये जो घूम रहा है, ठीक है, ये है मोबाइल लेयर, ये मूवमेंट करता रहता है, मोबाइल लेयर या डिफ्यूज्ड लेयर, समझे, इस प्रकार से ये। तो यहाँ पे दो लेयर आती हैं, एक होती है फिक्स्ड लेयर, एक होती है मोबाइल लेयर, डिफ्यूज लेयर। दूसरे तरीके से हम यूं समझ सकते हैं इसको कि ये मेरे पास AgI का प्रिसिपिटेट था, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर आगे कौन चिपक गया, I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बन गई यहाँ पे पहली लेयर, इसके सरफेस में जो चिपकी, ठीक है। और इसके बाहर चारों तरफ कौन है, काउंटर आयन, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। तो ये जो पहली लेयर है ये है फिक्स्ड, इसके सरफेस में चिपक गई, ये तो क्या है हमारी फिक्स्ड लेयर। और ये जो K पॉजिटिव है ये केवल बस सिंपली अट्रैक्शन से इसके साथ चिपका हुआ है, और ये मूवमेंट भी कर सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डिफ्यूज्ड लेयर। इसको क्या बोला हमने, डिफ्यूज्ड
लेयर। और इन दोनों लेयर को हम एक नाम और देते हैं जिसको हमने क्या कहा है, डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। ठीक है, इन दोनों लेयर को हमने कहा है डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। ओके, अब क्या है कि एक तो है ये फिक्स्ड लेयर, एक है ये डिफ्यूज लेयर। इन दोनों का अपने आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इन दोनों का अपने आप में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल अलग होगा और इस लेयर का पोटेंशियल अलग होगा। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों लेयर का, फिक्स्ड लेयर का और मोबाइल लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा है, जेटा पोटेंशियल। क्या कहा है, जेटा पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। समझ गए? तो डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर क्या है, फिक्स्ड लेयर, और मोबाइल लेयर को हमने डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर कहा है। जेटा पोटेंशियल क्या है, इन दोनों के मीन्स डबल इन फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा है, जेटा पोटेंशियल। समझ गए? आसान सा है। ठीक है, जो आयन कॉमन होगा वो सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएगा। ठीक है, जो दूसरा डाला था वो काउंटर आयन है, वो रहे तो वहीं का। ठीक है, वो बाहर चक्कर लगा रहे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जितने आई नेगेटिव उतने तो क्या है, के पॉजिटिव। तो जो ओवरऑल हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो तो क्या होता है, न्यूट्रल। बट नेगेटिव पॉजिटिव किस बेस पे कह रहे हैं कि ये जो कोलॉइड पार्टिकल है ना, इस पे चार्ज कैसा है। समझ गए? तो ये हमारा किस प्रकार का सोल है, नेगेटिव सोल है, क्योंकि नेगेटिव आयन इसके ऊपर जाके क्या हुआ, एडजॉर्ब। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। समझ गए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चले आगे। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, डायरेक्ट डेफिनेशन आती है बिल्कुल आसान सी, कि डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले भी बताया डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, यहां से आप लोगों ने डायरेक्ट डेफिनेशन याद करनी, बिल्कुल आसान आसान और सारी। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो देखो द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं कि भैया कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट, और कब, जब हम क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। इस आसान और क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और उससे फिर क्या मूवमेंट होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स का। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस को पहले हम कैटाफोरेसिस भी कहते थे। ठीक है, क्योंकि पहले जो सोल थे ना वो सारे लगभग पॉजिटिव सोल थे इस वजह से, लेकिन बाद में पाया गया कि नेगेटिव सोल भी होते हैं, तो इसलिए फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तो इससे हम यह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सोल है ना हमारे पास, तो उस पर किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो क्या करते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से एक यू ट्यूब होता है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमारा कोलॉइडल सोल डाल दिया। ठीक है, उसमें डिस्पर्सन मीडियम भी है और उसमें डिस्पर्स्ड फेज भी है। यहाँ पे हमने ये दो प्लेट लगा दी। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यदि ये पॉजिटिव सोल है, यदि ये पॉजिटिव सोल है, तो एक बात बताना, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो सारे के सारे जाके कहां इकट्ठा हो जाएंगे, इस नेगेटिव के पास। यदि हमें ऐसा देखने को मिला कि यदि सारे के सारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव पोल की तरफ आ गए, तो इट मींस इन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। समझे? तो हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार का सोल था, पॉजिटिव। और यदि इन कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता, नेगेटिव, तो फिर ये सारे के सारे कहां इकट्ठे हो जाते, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझ रहे हो? तो मूवमेंट हुआ ना कोलॉइडल पार्टिकल्स का, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ओके, आसान सा है। दूसरा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम आर अलाउड टू मूव। देखो यहां पे तो किनका मूवमेंट हुआ था, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, मींस डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का। यहां पे किसका मूवमेंट होगा, डिस्पर्सन मीडियम का। मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेयरएज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव। लेकिन जो यहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, केवल मूवमेंट किसका होगा, डिस्पर्सन मीडियम का। तो देखो किस प्रकार से यहां पे हम क्या लगाते हैं, स्पिन लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास है कि इस प्रकार से अपरेटस होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक अपरेटस है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने लगा दी एनिमल मेम्ब्रेन, और इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या डाल दिया, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आप एक बात बताओ, जैसे कि यदि कोलॉइडल सोल पॉजिटिव है,
तो उसका जो डिस्पर्सन मीडियम उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, समझ रहे हो। यदि मेरे पास पॉजिटिव सोल है तो डिस्पर्सन मीडियम पे कैसा होगा, नेगेटिव। और यदि मेरे पास नेगेटिव सोल है तो डिस्पर्सन मीडियम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल तो क्या होता है, कोई भी कोलाइड सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें ये तो पता है कि ये जो एनिमल मेम्ब्रेन हमने लगाई है इसमें से क्या कोलाइडल पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो तो मूवमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, साइड में यहाँ पे वाटर फिल कर दिया हमने, तो इस एसपीएम से बाहर की तरफ कौन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल से नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम कौन हमारे पास, वाटर, और डिस्पर्सन मीडियम यहां से क्या चला जाएगा, बाहर। अब देखो इस तरफ यदि मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट थी और इस तरफ ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, तो यदि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स इस तरफ गए तो इट मींस डिस्पर्सन मीडियम पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। यदि वो पॉजिटिव की तरफ गए तो डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव, यदि डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव तो फिर कोलाइडल सोल कैसा हुआ, पॉजिटिव, समझे। और यदि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स इस प्लेट की तरफ जाते, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स इस तरफ जाते नेगेटिव की तरफ, तो इट मींस डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो फिर कोलाइडल सोल पे कैसा, नेगेटिव, समझे, ठीक है। और इसके आप लोग इस डेफिनेशन को क्या कर लेंगे, अच्छे से याद। इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है कि भैया डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स तो मूव करेंगे और जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि एसपीएम में से करवाएंगे तो एसपीएम में से कोलाइडल पार्टिकल्स के तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास आगे बचे हैं केवल 2-4 टॉपिक, लेकिन वो 2-4 जो टॉपिक हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें से एक हमारे पास होगा कौन सा, कोगुलेशन टॉपिक, ठीक है, एक हमारे पास गोल्ड नंबर, ठीक है, एक हमारे पास है इमल्सन, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल आसान से। एक हमारे पास हार्ड डिस्क ला भी आएगा, जहां से कि पर्सन समझो कि हर बार आ ही जाता है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जब तक आप इस लेक्चर को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से डेफिनेशंस को याद कर लेंगे, ठीक है, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।